बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट टाइम इनर्शिया पढ़ाया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है आपका, लेक्चर नंबर 9 है आज, ठीक है। इनर्शिया तक पढ़ाया था कल की क्लास में, और आज है आप लोगों के पास मास एंड वेट। तो बेटा सबसे पहले तो जो है वो मास और वेट के दरमियान में बेसिक फ़र्क क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, ठीक है। कि किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद होता है वो कहलाता है उसका मास। यानी जितनी भी चीज़ों से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, हमारी बोन्स, हमारी स्किन, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गेन सारे, ठीक है। सब कुछ हमारे पास जितना भी क्वांटिटी ऑफ मैटर हमारी बॉडी में मौजूद है वो सारा क्या है? मास है, जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए और M इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। और इसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है एमकेएस सिस्टम के अंदर। सेकंड है आपका वेट। तो बेटा वेट क्या है? इट इज अ फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड सेंटर इज कॉल्ड वेट। इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। देखिए मास और वेट में बेसिक डिफरेंस ये है, हम दोनों को एक ही उसमें काउंट कर रहे होते हैं, बट मास और वेट में बेसिक डिफरेंस ये है कि मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर। मास हर जगह पर सेम रहता है। बट वेट क्या है? वेट है आपका वो चीज जो कि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जिसकी वैल्यू ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ग्रेविटी कम होगी तो वैल्यू उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो वेट बेसिकली आपकी एक फीलिंग का नाम है, सही है, कि जो आप उसके हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल अर्थ की ग्रेविटी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हमारा वेट इस ग्रेविटी के हिसाब से जो है वो हम फील कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक अगर किसी का वेट जो है वो 75 केजी है तो अर्थ के अंदर उसका वेट 75 केजी है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हो जहां पर ग्रेविटी जीरो है तो उसको अपना वेट जीरो फील होगा, सही है। उसको अपना वेट क्या होगा? जीरो फील होगा। जैसे आप स्पेस पे चले जाओ, स्पेस में आपको पता है कि जब भी कोई जाता है, आप लोगों ने किसी कार्टून में, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि स्पेस पे जब जाते हैं तो वहां पर चल नहीं सकते, वहां पर बॉडीज फ्लोट करती है, तैरती हैं हवा में, जस्ट लाइक वाटर। तो वहां पर बॉडी फ्लोट कर रही होती है। देखें, अब फ्लोट करने के लिए कोई रूल नहीं होता कि मोटा आदमी फ्लोट नहीं करेगा और पतला आदमी फ्लोट करेगा, या मोटे आदमी को फ्लोट करने में मुश्किल होगी और पतले आदमी को फ्लोट करने में आसानी होगी। वहां पर क्योंकि ग्रेविटी जीरो होती है तो हर एक का वेट जो होता है, अगर आप वेट मशीन से वहां पर वेट करो तो जीरो शो होगा, सही है, क्योंकि वेट का सारा ताल्लुक ग्रेविटी से है। अब जब ग्रेविटी ही नहीं है तो वेट आपका क्या होगा? जीरो शो होगा। जीरो शो होगा तो हर ऑब्जेक्ट को अपना वेट बिल्कुल लाइट लगेगा, सही है। यानी कि हर हर ऑब्जेक्ट को अपना आप बिल्कुल हल्का फुल्का लगेगा। तो ये चीज है वेट। लेकिन मास, मास जो है वो हर जगह पर कांस्टेंट रहता है। तो अब अगर चाहे आप जमीन पे रहो, चाहे आप स्पेस में चले जाओ, चाहे आप पानी के अंदर हो, आपका मास कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। जो आपके पास जो जितना आपकी बॉडी का मास है, जैसी आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी फैट है, फैटी है, आपकी बॉडी लीन है, आपकी बॉडी मस्क्यूलर है, आपकी बॉडी एथलेटिक है, जिस टाइप की भी आपकी बॉडी है, जिस टाइप का भी आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हर जगह पर सेम रहता है। चाहे आप पानी में हो, चाहे आप जमीन पर हो, चाहे आप हवा में हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि वो बेसिकली आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर है, सही है। और मैटर जो है वो हर जगह पर कांस्टेंट रहता है। तो ये फर्क है बेसिक मास में और वेट में, कि मास कांस्टेंट रहेगा और वेट जो है वो डिपेंड करता रहता है, वेरी करता है ग्रेविटी के हिसाब से। अब देखिए इसी के कुछ और एग्जांपल के, एक जगह पर आप जा रहे हो, जैसे अर्थ की ग्रेविटी है 9.8, हम इसको राउंड ऑफ करके 10 कर देते हैं। तो अर्थ की ग्रेविटी 10 है। यहाँ पर अगर किसी का वेट जो है वो 50 केजी है तो 50 केजी उसको फील होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं
जहां पर आपको अपना वेट जो है वो सॉरी जहां पर ग्रेविटी 20 है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी अर्थ की ग्रेविटी की डबल है। तो जिसका वेट 50 केजी है उसको वहां पर अपना वेट कितना फील होगा, क्योंकि अर्थ पर उसका वेट जो है वो 50 केजी शो हो रहा है 10 की ग्रेविटी के हिसाब से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी के हिसाब से। तो स्पेस किसी ऐसी जगह पर जहां पर ग्रेविटी डबल हो जाए तो उसको अपना वेट क्या फील होगा, बिल्कुल डबल फील होगा, यानी 50 के बजाय 100 फील होगा। सही है, यानी उसको अपना आप बहुत ज्यादा हैवी फील होगा, उसके लिए चलना बहुत मुश्किल होगा। जस्ट लाइक 100 केजी के ऊपर जाहिर सी बात है चलना मुश्किल होगा, क्योंकि 50 केजी एक नॉर्मल वेट है। सही है, जो कि स्मार्ट वेट में आता है। 100 केजी आपका जो है वो एक्स्ट्रा वेट है। तो एक दुबले पतले आदमी को भी ग्रेविटी की वजह से अपना वेट हैवी फील होगा। सही है, तो ये चीज है आपका वेट। यही वजह है कि जब हम सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हमें थकन ज्यादा होती है, चाहे जितना भी जो है वो स्मार्ट बंदा हो, उसको सीढ़ियां चढ़ने में ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है और उतरने में कम एफर्ट लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उतरते वक्त हम लोग ग्रेविटी की फेवर में काम कर रहे होते हैं, तो हमारा जितना वेट होता है हमें वही फील हो रहा होता है। और सीढ़ियां चढ़ते वक्त क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही है और हम जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से हमें अपना वेट जो है वो ज्यादा फील होता है। सही है, जो मोटा है उसको और ज्यादा फील होगा, जिसकी लीन बॉडी है, सही है, जो स्मार्ट है उसको जो है वो कम फील होगा, लेकिन फिर भी उसको सीढ़ियां नीचे उतरने के मुकाबले में एफर्ट ज्यादा ही लगानी पड़ेगी। तो ये चीज है मास और वेट में बेसिक डिफरेंस। यही वजह है कि मास आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेट का फॉर्मूला आपका W इज इक्वल टू mg है और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं मास और वेट के दरमियान में। तो मास बेसिकली क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, और द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर एंड डज नॉट चेंजेस इट्स एल्टीट्यूड, does not change by change in altitude। कि क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है बॉडी में प्रेजेंट है वो मास है, डिफरेंसेस में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मास हर जगह पर कांस्टेंट रहता है और इसका एल्टीट्यूड से ताल्लुक नहीं होता। सही है, चाहे आप हाई एल्टीट्यूड पर हो चाहे आप लो एल्टीट्यूड पर हो, दो जो है आपका वेट हर जगह पर कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ अ बॉडी पॉसेस नो डायरेक्शन सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। सही है, कि बॉडी का जो मास है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मास हर जगह पर सेम है तो इस वजह से उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है, तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और मास को हम जो है वो फिजिकल बैलेंस के जरिए मेजर करते हैं, जैसे वे मास जो आपकी मशीन्स वगैरह हो गई, फिजिकल बैलेंस हो गए, उनसे आप अपना मास मेजर कर सकते हैं। और वेट की बात करें, द फोर्स with which the earth attract a body towards its center is called a weight of the body। के अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से जो फोर्स होती है, सही है, कोई भी ऐसी फोर्स जिसकी अट्रैक्शन जो है वो अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से हो, यानी जो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रही हो, सही है, वो आपका वेट कहलाती है। वेट कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि जो है ये आपका एल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज होता रहता है। सही है, जितना आप ग्रेविटी से दूर जाएंगे उतना आपको वेट लाइट फील होगा। सही है, और जितना आप सेंटर ऑफ द अर्थ के पास होंगे वहां पर वेट आपको हैवी फील होगा। इसके अलावा आपके पास अगर जो है आपका किसी जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो आपका वेट के अंदर भी फ्लक्चुएशन आएगी। वेट ऑफ अ बॉडी हैज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेट की टोटल डायरेक्शन जो होती है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसको जो आप बैलेंस कर सकते मेजर कर सकते हैं वो आप स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मेजर कर सकते हैं। जब ये मास और वेट का टॉपिक हो गया तो उसके बाद अब आप लोगों के पास न्यू टॉपिक आता है, वो है मोमेंटम। ठीक है, द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। देखिए बेटा, किसी भी मोशन की जो क्वांटिटी या क्वालिटी होती है उसको हम मोमेंटम कहते हैं, और बेसिकली इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखिए, एक ऑब्जेक्ट का कितना मास है और वो अपने मास के हिसाब से कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो उसका मोमेंटम कहलाता है।
ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उस मास के हिसाब से उसकी क्या वेलोसिटी है। तो दोनों का अगर प्रोडक्ट निकाला जाए, यानी दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो आंसर आता है वो आपका मोमेंटम का आता है। सही है, तो वो चीज आपकी मोमेंटम कहलाती है। अब इसी में, और बेटा कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, और इसी में जो है बेटा आपके पास आता है एक इंपॉर्टेंट सवाल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर, ऐसे ही जो है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। और ये लॉ आपको क्या कहता है? The total momentum of an isolated system before and after collision of an object will always remain same. कि बेटा ये बोलना है कि दो ऑब्जेक्ट, इस लॉ का जो सिंपल वर्ड में अगर एक्सप्लेनेशन करूं तो, दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो मूव करते करते अगर वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने के बाद जब वो वापस मूव करना शुरू करेंगे तो उनका मोमेंटम टकराने से पहले वाला और टकराने के बाद वाला सेम होगा। यानी जिस वेलोसिटी से वो पहले मूव कर रहे थे, टकराने के बाद भी वो उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो उनका मोमेंटम बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन सेम होगा। सही है, यानी उनकी वेलोसिटीज में कोई फर्क नहीं आएगा, उनकी मूवमेंट के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बता रहा है। तो इसकी एग्जांपल आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि कंसीडर टू बॉडीज A and B of mass m1 and m2 moving in the same direction with velocity u1 and u2 respectively, such that u1 is greater than u2. Suppose the ball acquire velocity v1 and v2 respectively after collision. देखिए बेसिकली बेटा कि आपके पास दो बॉल्स हैं, इस बॉल का मास m1, इस बॉल का मास m2, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिशन, सही है, टकराव से पहले वाली वेलोसिटी, उसको हम लोग u1 और u2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए वैसे तो वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि आपकी दो वेलोसिटीज काउंट होंगी, सही है, एक होगी बिफोर कोलिशन और एक होगी आफ्टर कोलिशन। सही है, तो दैट्स व्हाई आप अपनी पहले वाली वेलोसिटी को u1 और u2 से रिप्रेजेंट करोगे, जो कि इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, और जब टकराने के बाद जब वो दोबारा मूव करना शुरू करेंगे तो बाद वाली वेलोसिटी को आप लोग v1 एंड v2 से रिप्रेजेंट करोगे, जो कि आफ्टर कोलाइजन की वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास ये है बिफोर कोलाइजन और ये है आफ्टर कोलिशन। बिफोर कोलिशन में देखें आप लोग, ये है m1 और u1, ये m2 और u2। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिशन क्या हो जाएगा आपके पास, m1 u1 प्लस m2 u2। सही है, दोनों का प्रोडक्ट मास और इनिशियल वेलोसिटी, फिर मास और इनिशियल वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट का। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिशन, आफ्टर कोलिशन क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। सही है, मास, और ये अब जो ये वाली v1 है वो आफ्टर कोलिशन है, यानी कह लो कि फाइनल वेलोसिटी। सही है, तो वो पहले वाले ऑब्जेक्ट की v1 और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की v2, ये दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे, यहाँ पर इनका आपस में टकराव हुआ। सही है, और टकराव होने के बाद वो वापस उसी स्पीड से मूव करना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये आफ्टर कोलाइशन हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलाइशन एंड आफ्टर कोलाइशन, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलाइशन, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2, जो कि बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये चीज आपकी डेरिवेशन की तरह आता है ये सवाल, और आपको फिर ये चीज करनी है। तो बेटा कोई सवाल इसके अंदर? नो सर।
ओके, तो यहाँ तक आपका मोमेंटम का टॉपिक हो गया। अब इस चैप्टर में बेटा डेरिवेशंस आती हैं और इसमें एक आती है डेरिवेशन, एक लेंथी डेरिवेशन है, सही है, जो कि आपके टेंशन इन द स्ट्रिंग की आती है डेरिवेशन, सही है, लेंथी डेरिवेशन है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले तो बेटा टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्या होती है। देखें, जब किसी रोप के साथ आप कोई वेट लटकाते हैं, हैंग करते हैं, तो उस वेट के, जैसे यहाँ पर ये वेट है, ये एक रोप के साथ हैंग हुआ हुआ है, तो एक तो वेट, कोई भी ब्लॉक है आपने किसी रोप के साथ हैंग किया हुआ है, तो एक तो उस ब्लॉक का वेट होता है जो कि नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहा होता है, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सही है, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। और एक उस वेट की वजह से रस्सी में आने वाला खिंचाव होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। जब वो वेट उस रस्सी में पड़ता है तो रस्सी पे एक तरह का वजन पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, तो वो जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को हम कहते हैं टेंशन, ठीक है। उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, टेंशन। जो खिंचाव उस रस्सी में प्रोड्यूस हो रहा है उस वेट के लटकने की वजह से, वो आपकी चीज क्या है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो बेसिकली टेंशन इन अ स्ट्रिंग के दो केसेस होते हैं, एक केस 1 एंड केस 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेंशन इन द स्ट्रिंग पढ़ने से पहले, जो इनके केसेस पढ़ने से पहले, आपको तीन बातें जहन में रखनी है कि तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब आप एक रोप के साथ एक वेट लटकाते हैं। तो तीन किस्म की पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है कि टेंशन और वेट इक्वल होंगे, यानी वेट ना तो बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा ना एकदम ऊपर की तरफ उठेगा, सही है, वो बीच में ही हैंग होता रहेगा, सही है, वो बीच में ही हैंग होता रहेगा। तो उस वक्त हम कहेंगे कि टेंशन और वेट आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। अब दूसरा केस क्या होता है कि टेंशन ज्यादा होती है और वेट कम होता है। ये उस वक्त होता है जब हमारा कंपैरिजन दो अलग अलग वेट्स के दरमियान में हो रहा हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं दो किस्म के ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है। अब एक ब्लॉक जो है, जो आपको ज्यादा नीचे की तरफ नजर आ रहा है, ब्लॉक भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। देखें, जो ब्लॉक नीचे की तरफ उठा हुआ है, ज्यादा ज्यादा नीचे की तरफ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर टेंशन कम है और वेट ज्यादा है, तभी उसने अपने आप का झुकाव ज्यादा नीचे की तरफ किया हुआ है, ज्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया हुआ है। जबकि दूसरे ब्लॉक की बात करें हम, ब्लॉक बी की, तो यहाँ पर आपका वेट कम है और टेंशन ज्यादा है, रस्सी में, रोप में टेंशन ज्यादा है। इसी वजह से इस वेट का झुकाव ऊपर की तरफ है बजाय नीचे की तरफ होने के। इसका झुकाव ज्यादा ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। तो इस वाले केस में, इस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि टेंशन ज्यादा है और वेट कम है। तो यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपका वेट ज्यादा हो और टेंशन कम हो, जो कि यहां पर हो रहा है। क्योंकि टेंशन कम है तभी वेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ ज्यादा है, एज कंपेयर टू वेट बी, एज कंपेयर टू बी, ब्लॉक बी, ब्लॉक ए की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा है, सही है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि टेंशन कम है एंड वेट जो है वो ज्यादा है, तो वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। तो ये चीज जो है वो आपकी तीन पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आ सकती है, सही है। वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, टेंशन इज ग्रेटर देन वेट एंड टेंशन बोथ आर इक्वल। अब हम यहां पर केस 1 पढ़ रहे हैं। तो केस 1 के अंदर आप लोगों के पास ये केस 1 है, वेल बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली या हैंग वर्टिकली। देखिए इस केस में क्या होगा कि एक व्हील है आपके पास,
इस व्हील के साथ जो है वो दो बॉडीज आपस में अटैच है, ठीक है, दो एक रोप की मदद से दो बॉडीज अटैच है, ठीक है। एक बॉडी की डायरेक्शन ज्यादा नीचे की तरफ है जो कि ब्लॉक ए है, और दूसरी बॉडी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है जो कि ब्लॉक बी है, सही है। एक में वेट ज्यादा है और दूसरे में टेंशन ज्यादा है। अब कंसिडर टू बॉडीज ऑफ ए एंड बी of masses m1 and m2 connected by a string which passes over a frictionless pulley as shown in the figure. अगर m1 is greater than m2, if m1 is greater than m2, then the body then the body A will accelerate downward with an acceleration say a, and the body B will move up with the same acceleration. Let the tension in the string be T. अब देखिए बेटा वही बात कि दो बॉडीज हैंग हो रही हैं और बॉडी ए जो है उसकी एक्सेलरेशन नीचे की, उसकी एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और बॉडी बी उसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है जिसको हम जो है वो ए से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिसकी टेंशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम कंसिडर द डाउनवर्ड, सबसे पहले हम दोनों बॉडीज के मोशंस को अलग अलग कंसिडर करेंगे, सही है, अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पहला हम करेंगे बॉडी ए को, फिर हम करेंगे बॉडी बी को। तो बॉडी ए की बात करें, कंसीडर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी ए। बॉडी ए के जब डाउनवर्ड मोशन की हम बात करें, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी ए। बॉडी ए पर आपकी दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। पहली क्या हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहली है आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी उस बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है। दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम लोगों ने m1g से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि वेट को हमने m1g से रिप्रेजेंट कर दिया जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और एक है फोर्स टेंशन की जो उसको ऊपर खींच रही है, बट टेंशन क्योंकि वीक है तो उसके खींचने का असर नहीं पड़ रहा। बॉडी जो है वो बॉडी का जो झुकाव है, बॉडी की जो अट्रैक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है। तो दूसरी क्या है, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगर बॉडी ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि वेट ग्रेटर देन है टेंशन के, सही है, वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, यानी कि m1g इज ग्रेटर देन टेंशन t, सही है। क्योंकि बेटा देखें ये वाला केस लग रहा है, थर्ड केस, W इज ग्रेटर देन t। अब W खुद किसके बराबर होता है, तो अभी आप लोगों को ये फॉर्मूला पढ़ाया था कि W इज इक्वल टू mg। यहां पर ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, सही है। अब यहां पर क्योंकि बात हो रही है बॉडी A की, तो W इज इक्वल टू mg की जगह क्या हो जाएगा, m1g, सही है। क्योंकि मास दो तरह के हैं ना, एक बॉडी B का मास है, एक बॉडी A का मास है। तो बॉडी A के मास को हम m1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, m1g ग्रेटर देन t। अब अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड फोर्स में से अपवर्ड फोर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज का रिजल्टेंट निकालना हो तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो क्योंकि इस वक्त डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू बड़ी है, उसका झुकाव ज्यादा है, तो इस वजह से डाउनवर्ड फोर्स में से अपवर्ड फोर्स को माइनस कर देंगे। तो आपके पास ये F लिखा हुआ है, तो रिजल्टेंट फोर्स F जो होगी वो क्या होगी, m1g माइनस टी, यानी डाउनवर्ड फोर्स है आपकी m1g और अपवर्ड फोर्स है t, तो m1g माइनस टी। अब बेटा आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, और वो आपको क्या कहता है कि F बराबर होता है ma के, सही है। जो अभी कल आपको पढ़ाया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या था कि F इज इक्वल टू ma, यही फॉर्मूला पढ़ाया था। तो F इज इक्वल, यहाँ पर F इज इक्वल टू m1g माइनस टी लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप लोग सिंपल क्या कर देंगे, F की जगह पर आप रख देंगे ma, क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है, और क्योंकि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, m1a। तो F की जगह पर आ जाएगा m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, सही।
अब यहां पर कंसिडर अपवर्ड मोशन ऑफ बॉडी बी। अगर हम बॉडी बी के अपवर्ड मोशन की बात करें तो देखें बेटा, यहां तक तो जो है ना आपका डाउनवर्ड मोशन की बात हो गई। यहां तक तो आपकी डाउनवर्ड मोशन की जो है वो बात हो गई बॉडी ए की कि m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी तक। सही है, ये आपका हो गया डाउनवर्ड मोशन। अब है आपका अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में क्या है कि बॉडी बी जो है वो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इसमें टेंशन ज्यादा है और वेट आपका कम है। और बॉडी बी का मास क्या होगा, m2। सही है, जिस तरह इसका m1 से रिप्रेजेंट किया था बॉडी ए को, वैसे ही बॉडी बी का क्या हो जाएगा, m2a m2g। तो यहां पर बॉडी बी पर भी दो किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी m2g एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड, टेंशन T इन द स्ट्रिंग विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक टेंशन T जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। और क्योंकि बॉडी बी की डायरेक्शन अपवर्ड है, टेंशन स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटी से, तो इस वजह से टी जो होगा वो ग्रेटर देन m2g हो जाएगा। यानी इसके ऊपर जो है वो आपका पॉसिबिलिटी 2 लगेगी कि टेंशन इज ग्रेटर देन W। और W खुद किसके बराबर होता है, mg के। सही है, W खुद किसके बराबर है, mg के, तो ये हो जाएगा m2g। तो यहां पर टेंशन इज ग्रेटर देन m2g। सही है। अब अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो रिजल्टेंट फोर्स का वही फॉर्मूला होता है अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। तो क्योंकि अपवर्ड फोर्स इस बार ज्यादा है, हम ज्यादा में से कम वैल्यू को माइनस करते हैं, तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगी। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी पर जो नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या हो जाएगी, F2 इज इक्वल टू T माइनस M2G। सही है, F2 इज इक्वल टू T माइनस M2G। अब बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा है, F इज इक्वल टू ma होता है। अब क्योंकि हम बॉडी बी की बात कर रहे हैं तो उसका मास क्या हो जाएगा, m2। तो F की जगह पर क्या आ जाएगा, m2a इज इक्वल टू T माइनस M2G। m2a इज इक्वल टू T माइनस M2G। सही है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करवा दें। तो यहां पर ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करवाते हैं तो m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। सही है, आपने दोनों को ऐड करवाया। अब ऐड करवाने का बेटा रूल वही सिंपल जिस तरह हम लोग ऐड करवाते हैं कि यहाँ पर लिखा m1a प्लस m2a, ये दोनों ऐड हो गए। अब देखें, ये था आपके पास माइनस टी, ये था आपके पास प्लस टी। पहले तो सबको आपने डायरेक्ट लिख दिया, m1g माइनस टी लिख दिया, उतार दिया नीचे। फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पर टी से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस आएगी, प्लस टी माइनस m2g। अभी आपने सारी एज इट इज नीचे उतार दी है एडिशन फॉर्म में। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, m1a प्लस m2a अपनी जगह पर एज इट इज है। देखें यहाँ पर ये था माइनस टी, ये था प्लस टी, दोनों को आपने कैंसिल कर दिया क्योंकि माइनस प्लस 0 कट गए दोनों। तो यहाँ पर क्या बचा, m1g माइनस m2g। ठीक है, m1g माइनस m2g। अब यहां से देखें बेटा, a और a कॉमन आ रहा है। आप लोग मैथ्स पढ़ना है तो आपने अब तक कॉमन निकालना आई होप सीख लिया होगा कि a और a दोनों में कॉमन आ रहा है, आपने उसको बाहर निकाल दिया कॉमन। तो रिमेनिंग अंदर क्या बचा, m1 प्लस m2।
सही है। जब एक्सेलरेशन कॉमन निकाल ली तो रिमेनिंग अंदर क्या बचा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, जब यहां से आपने ग्रेविटी कॉमन निकाली तो यहां पर रिमेनिंग क्या बचा, m1 माइनस m2। ठीक है। और फाइनल स्टेप में यहां पर m1 प्लस m, हमें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए ना, तो m1 प्लस m2 यहाँ ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपने ऑपोजिट साइड पर डिवाइड करवा दिया, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर m1 माइनस m2 जी अपनी जगह पर एज इट इज है, m1 प्लस m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ऑपोजिट साइड पर भेजा आपने, इसको डिवाइड करवाया, तो ये हो गया आपका m1 प्लस m2। ठीक है, सबको एक ही ब्रैकेट में करके लिख दिया, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और g को बाहर निकाल दिया। तो ये तो हो गया आपका किसकी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपकी, यहां से आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली। अब मजीद आपको जो है वो टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को आपस में डिवाइड करवा देंगे। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 2 थी, इनको आपस में आपने डिवीजन फॉर्म में लिख दिया। सही है, डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। जब आपने इनको डिवाइड फॉर्म में लिखा तो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो गई, डिवाइड में क्या बचा, m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा, m1g माइनस टी, जो आपकी इक्वेशन 1 थी, यहाँ t माइनस m2g, ये आपके एज इट इज आ गए, क्योंकि इनको आप डिवाइड नहीं करवा सकते। हाँ, ये मत करिएगा बेटा कि g से g कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैथ का रूल होता है कि जब कोई साइन बीच में जब माइनस या प्लस की साइन आ रही हो तो नंबर वहां पर कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर बीच में माइनस या प्लस की साइन बन रही हो तो आप नंबर्स को कैंसिलेशन नहीं हो सकती। कैंसिलेशन सिर्फ उस वक्त होती है जब बीच में कोई साइन मौजूद ना हो। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएंगे, बट यहाँ पर जी से जी को कैंसिल मत करिएगा, ना टी को टी से कैंसिल करिएगा, क्योंकि बीच में माइनस की साइन आ रही है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, टी माइनस m2g यहाँ डिवाइड हो रहा है, m1 के पास भेजा, इसको यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, m1 के पास जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m1 t माइनस m2g इज इक्वल टू, यहाँ पर m1g माइनस टी और m2। अब ये वाला जो m2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था वहां भेजा आपने, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। सही है, तो ये m1t माइनस m2g या t माइनस m2g m1 से मल्टीप्लाई हो गया और m1g माइनस t से m2 मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा m1 को t से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका m1t, m1 को इस m2g से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका m1 m2g, यानी इस m1 को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया आपका m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू, इस m2 को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m1 m2g माइनस m2t, दोनों को बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें t वाली साइड्स को एक तरफ कर दिया। सही है, t वाली साइड्स को हमने एक तरफ कर दिया, यहाँ पर m1t पहले से था, यहाँ m2t है, माइनस में इसको ऑपोजिट साइड भेजें, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m1t प्लस m2t, और यहाँ पर m1 m2g है, यहाँ पर ये माइनस m1 m2g है, इसको ऑपोजिट साइड भेजें, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 m2g प्लस m1 m2g। यहाँ से t कॉमन निकाला तो ये हो गया m1 प्लस m2, ऐड हो गए। सही है, t कॉमन निकाला, जो रिमेनिंग बचा वो आपने लिख दिया, और यहाँ पर देखें ये बिल्कुल सेम है, m1 m2g प्लस m1 m2g, और जब सेम वेरिएबल होते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो आपस में ऐड हो जाते हैं, जैसे कि a और a आपस में कर दो ऐड तो क्या हो जाएगा 2a, b और b आपस में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 2b। इसी तरह m1g m1 m2g m1 m2g आपस में ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2 m1 m2g, 2 m1 m2g। फाइनली m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां भेजा डिवाइड करवा दिया, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2 m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और दोनों को ब्रैकेट में करके लिख दिया एक ही, तो 2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक, कोई मुश्किल इसमें आयशा?
जी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। चले बस फिर क्लास यहाँ पर एंड करते हैं बेटा, कल होगी इंशाल्लाह क्लास। अल्लाह हाफिज।